तो चलिए शुरू करते हैं। क्या राजनीति से इतर राजकीय परिकल्पना संभव है? नहीं। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था। ये संदर्भ मैंने अरस्तु से लिया है। ये संदर्भ आज के जो इलेक्ट्रो बॉन्ड, जो अभी चुनावी बॉन्ड कहते हैं उसे, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है उसके संदर्भ में मैंने बताया है और उसके ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करें तो यह 2017 में अरुण जेटली जी के द्वारा, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा ये धन विधेयक के नाम से 2017 में पेश किया गया था और यह 2018 में ये एक योजना की तरह ये शुरू किया गया था। इसको लाने का मकसद यह था कि पारदर्शिता की कमी, जो इलेक्शन में होने वाले जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो काला धन है, उसके हिसाब से यह लाया गया था। लेकिन ये क्या कर पाया है, हम इस पे आज पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के हिसाब से उन पार्टियों को चंदा जमा कर सकती है जिनका रजिस्टर हुआ है और जो आगामी लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं उसके हिसाब से 1% जो वोट हासिल कर पाती है उसी को चंदा देने का इसमें जिक्र किया गया है। इलेक्ट्रो बॉन्ड जब से शुरू हुई पहले से ही सवाल उस पे खड़े हुए थे। जैसे कि 2017 में नोटबंदी हुई है, उसके पहले ही जो इलेक्ट्रो बॉन्ड योजना शुरू हुई थी उससे काला धन रुकने की बजाय जो उसमें आने वाला चंदा है, जो ब्लैक मनी, नोटबंदी का जो आने वाला चंदा है वो पार्टियों को डोनेट हो रहा था। उसके हिसाब से काला धन कम करके हम नहीं आंक सकते उसको, क्योंकि वो लोकतंत्र में पारदर्शिता की कमी हुई है। लोगों का मानना है कि ये एक विपक्ष को कम करने के लिए, विपक्ष को निष्कासित करने के लिए मोदी सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है। जैसे कि 2017 में ही नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में जो काला धन, जो पैसे का जो लेन देन है वो बहुत कम हो गया था और उसके बाद में फिर जो चलने वाला जो काला धन है, जैसे कि 1000 और 500 की नोट बंद हुई थी, तो उसके बाद में जो पैसा यूज होने वाला था बड़ी बड़ी कंपनियों और जाली कंपनियों के द्वारा, वो पैसा इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से ये इधर पार्टियों में डोनेट होने लगा था। लेकिन वो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रो बॉन्ड पे जो अभी जो असंवैधानिक घोषित किया है हम उस पर बात करेंगे और जो भी आने वाले जो चुनाव में आने वाला खर्चा होता है हम उसकी बात करेंगे। पैसा और राजनीति में जो संबंध है वो एक बहुत करीब का संबंध है, इसलिए हर लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि पारदर्शिता की कमी के कारण, जैसे कोई भी कंपनी जैसे वो पैसा डोनेट करती है या पैसा देती है किसी इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से, वो उस पे सवाल खड़े करती है, क्योंकि उसके भी हित सदे होते हैं किसी कंपनी के। और वो कहना ये नहीं हो, जायज नहीं है कि वो कंपनी किसी एक ही पार्टी को देती है। हजारों कंपनियां हैं ऐसे जो अलग अलग पक्ष को अपना पैसा, पार्टियों को पैसा डोनेट करती है। बात करें इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदने की, तो सबसे पहले तो एसबीआई में जाकर के इलेक्ट्रो बॉन्ड के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती है। उसके बाद में फिर उसका एसबीआई आपको इलेक्ट्रो बॉन्ड का प्रमाण पत्र देती है और आप कितने पैसे वहां पे डोनेट करना चाहते हो वो डोनेट करके केवाईसी होती है। तो उसके हिसाब से केवाईसी जो करते हो वो तो गवर्नमेंट पता लगा ही सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पता लगाने का कारण बोले तो एसबीआई भारत सरकार की है और भारत सरकार की जो बैंक है वो अपने बैंक से डाटा ले सकता है। इसमें पारदर्शिता की कमी के कारण कई लोग और ज्यादा सवाल उठाते हैं और जब ये योजना शुरू हुई थी तब राहुल गांधी ने भी इस पर बहुत सवाल उठाए थे। इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से जो होने वाला पैसा है उसको 15 दिन के भीतर विड्रॉ किया जाता है, नहीं तो वो पीएम फंड में जमा हो जाता है। भारत में जो इलेक्ट्रो बॉन्ड निकलते हैं उसका
ना आम आदमी को पता चलता है कैसा कि जो पैसा लोग देते हैं पार्टी को इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से, वो पूरा जनहित में जारी नहीं होता कि किसने कितना पैसा दिया है या कौन सी कंपनी कितना पैसा कितने कौन से पार्टी को दिए। ये जाहिर न होने के कारण भी पारदर्शिता की कमी बताई जाती है। जो इलेक्ट्रो बॉन्ड शुरू हुआ था उसके उन कंपनियों को ही चंदा देने की इजाजत थी जो अपने कंपनी अधिनियम 2011 के अनुसार 7.5% जो मुनाफे में चल रही है, वही 7.5% से ज्यादा कोई भी कंपनी चंदा डोनेट नहीं कर सकती थी। 2018 में जो योजना लागू की गई उसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई, कुछ भी नहीं रखा गया। उस भी हिसाब से लोगों के मन में बहुत यानी कि पारदर्शिता की कमी के माध्यम से ये जग जाहिर होता है। और पहले अपने इनकम का सिर्फ 10% ही डोनेट कर सकती थी कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति, लेकिन अभी वो वैसा नहीं रहा। अभी तो पूरा ऑलराउंड पूरा खुला हो गया था कि उसकी लिमिट नहीं थी। जैसे कि कोई भारतीय कंपनी तो छोड़ो, जो भी बाहर से आने वाली जो या बाहर से आई हुई भारत में कंपनी है वो भी चंदा दे सकती है। ऐसा इस योजना के अनुसार दिखाई पड़ता है। तो विदेशी कंपनियां दे ही सकती थी, लेकिन जो लॉस में चल रही है, कंपनी को घाटा हो रहा है, वो भी कंपनी कभी डोनेट करना चाहे पैसा तो वो भी कर सकती थी। इसमें यह प्रावधान था। हाल ही में इलेक्शन हुए राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम में जो इलेक्शन हुए उसमें चुनावी बॉन्ड से जो पैसा आया है वो 1005 करोड़ रुपया इतना पैसा आया है। 2018 से जो चुनावी बॉन्ड योजना ये शुरू हुई है तब से पार्टियों को मिलने वाला चंदा 15,992 करोड़ रुपया इतना हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है वो रूलिंग पार्टी बीजेपी को बहुत ज्यादा मिला है। 2018 से 2022 तक का जो पैसा मिला है बीजेपी पार्टी को 5,271 करोड़ रुपए मिला है और उसके साथ बीजेपी लीड पे है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस जिसको 952 करोड़ रुपया चंदा मिला है। उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस है, 766 करोड़ रुपए चंदा मिला है और बीजेडी को 622 करोड़ रुपए चंदा मिला है। 2023 के आंकड़े और आना बाकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक जो चुनाव आयोग के अधिनियम है उसके मुताबिक हर उम्मीदवार को हर लोकसभा के इलेक्शन के असेंबली के चुनाव को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं है। बात करें इसके कमियों की तो जानने का अधिकार उसका उल्लंघन होता है और अनुच्छेद 19 का अभिव्यक्ति का अधिकारों का उल्लंघन होता है इसमें। और जो इलेक्ट्रो बॉन्ड है उसको खरीदने की लिमिट नहीं है। कंपनी एक्ट 2011 के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने लाभ का कुल 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती और कोई व्यक्ति अपने 100% इनकम में से 10% से ज्यादा नहीं दे सकता। बात करें सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ निर्णय है, बात करें उसकी। इलेक्ट्रो बॉन्ड योजना यह राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकारों का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। इस पे सरकार का अटॉर्नी जनरल का भी पक्ष आया है, इसमें चुनाव आयोग का भी पक्ष मंगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बहुत साफ है कि कोई भी कंपनी राजनीति में क्यों अपना फंड देना चाहती है, उसका बहुत साफ उदाहरण है कि कोई भी कंपनी अपने लालच के लिए देना चाहती है ताकि उसको आगे चलकर कुछ आने वाली पार्टी में या रूलिंग पार्टी में जो हो उसमें बदलाव न हो करके उसे अपने हितों को साधने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सके और इसमें लोगों का उल्लंघन होता है। जस्टिस संजू खन्ना ने कहा है कि इस योजना का मकसद गोपनीयता की शर्त से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और लोगों को कम से कम पता चल के ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को चंदा मिल सके, इसलिए इस योजना का उद्देश्य दिखाई पड़ता है, यह संजीव खन्ना ने कहा है। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह योजना आने वाले चुनावों में पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है और जो विदेश से आने वाली कंपनियां हैं और जो कंपनी बाहर से आती है वो विदेशी इंटरफेयर जो भारत के चुनाव में हो सकता है। आरबीआई ने भी बार बार चेतावनी दी है कि आगामी चुनाव में होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, जैसे कि और कुछ काला धन होगा, इसमें राजनीति की फंडिंग में बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें सरकार का भी पक्ष आया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा है, नागरिकों का जानने का अधिकार सीमित है और प्रतिबंधों के जानने का अधिकार कुछ भी नहीं हो सकता, यह अटॉर्नी जनरल का कहना था और सरकार का पक्ष था। इस पर भी बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो सरकार ने जो स्कीम बनाई थी उसमें लोगों की गोपनीयता रखने का लोगों के द्वारा आग्रह किया गया था, ऐसा उनका कहना था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है उसका कांग्रेस ने स्वागत किया है और अन्य विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है। बात रही जो इलेक्ट्रो बॉन्ड की, तो अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करार कर दिया है, लेकिन अभी आने वाले आगामी दिनों में जो होने वाले इलेक्शन है उनमें जो चंदा 20,000 से ज़्यादा का जो भी चंदा देंगे किसी भी पार्टी को, तो उसका नाम जनहित में जारी किया जाएगा और जो भी पार्टी को कितना चंदा मिला उसे जनहित में जारी करेंगे और जो भी रिपोर्ट जो भी अपने जिस पार्टी को जितना चंदा मिला उसकी रिपोर्ट दायर किया जाएगा और उसका ब्यौरा रखा जाएगा। संविधान इसलिए आके नहीं मूंझता कि उसका दुरुपयोग करना आसान है, यह कथन कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय है जो इलेक्ट्रो बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था। इसमें यह भी कहा था कि जो 2018 से पहले जो स्थिति थी इलेक्ट्रो बॉन्ड की वही स्थिति चलेंगी, जो योजना चालू थी उसको असंवैधानिक घोषित किया है। इसी के साथ अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।